कोरोना सिर्फ तुम्हें नहीं लगेगा, सारे हिंदुस्तान में लगना चाहिए, क्योंकि अब तो सिनेमा हॉल भी खुल गए। हमारी बार को कहा जाता है वकीलों की बार, शराबियों की भी एक बार ही होती है। शराबियों की बार बड़ी देर से खुली हुई है, मगर वकीलों की बार, पढ़े लिखे लोगों की बार जो है वो बंद है, उसके दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। इसलिए फिर जब हमें अपनी बॉडी जो हमने इलेक्ट की थी, अब तो उसकी टर्म भी हो गई है, जब वो उसने कुछ नहीं किया तो वकीलों ने एक अपनी खुद मीटिंग बुला ली कि किसको पैसे दिए गए, किसको नहीं दिए गए कोई पता नहीं, और जो यंग वकील हैं वो परेशान हैं, वो कहते हैं हमें मिले नहीं। हमें कोई पता नहीं किसको दिया गया किसको नहीं दिया, उसका अकाउंट क्या है। एक वकील आज मेरे मगर पड़ा हुआ था, कहने लगा जी मैंने तो हाई कोर्ट को दरखास्त दी है कि मुझे लिस्ट बताओ कि किस किस को आपने कितने पैसे दिए, तो कोई लिस्ट मुझे दे नहीं रहा है। तो बीजेपी हर तरह का हथकंडा अपना रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि एडवोकेट फ्रेटर्निटी की आवाज़ को दबाने के लिए भी, क्योंकि जो बार प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी है, तो क्या वो इफेक्ट भी सामने आ रहा है? उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने बीजेपी की स्पोक्समैनशिप ले ली तो उनको बार की स्पोक्समैनशिप ईमानदारी से छोड़ देनी चाहिए थी। ये सारी बार को बीजेपी के हेडक्वार्टर में ले जाना ये एक अक्लमंदी की बात नहीं है और ईमानदारी की बात भी नहीं है। वकीलों को तो है गुस्सा इस बात का कि भाई आपने धोखा दिया वकीलों को। वो बीजेपी का स्पोक्समैन बन जाता, बार से रिजाइन कर देता, मतलब प्रेसिडेंटशिप से, तो किसी को गुस्सा नहीं होना था। मगर दोनों दफ्तरों का स्पोक्समैन बनने से बार के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो गए, इसलिए गुस्सा। ये लेवल था बार का, और इन्होंने कहाँ उतार दिया कि बार की सारी समस्या वहीं के वहीं वो खड्डे में डाल दिए और खुद बन गए उसके स्पोक्समैन बीजेपी के जो रूलिंग है, और बार का सत्यानाश कर दिया। जब बार एसोसिएशन है तो एक अलग से एक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की क्या जरूरत है? इसलिए हमें बनानी पड़ी कि वो जो चुने थे हमने, उन्होंने काम नहीं किया, वो जाकर के मिल गए, उन्होंने मिल मिलाकर के तबाही करवाई ना बार की। बार के जो दफ्तर बंद हुए हैं वो उन्होंने करवाए हैं, जो रजिस्ट्रियां उधर गई इधर नहीं आई वो उन्होंने करवाया सारा फैसला, उन्होंने तो सत्यानाश किया वकीलों का। इसलिए उनको अब नए सिरे से लीडर बनाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, दे हैव बीन डिस्कार्डेड। इसीलिए वकीलों को अपनी एक्शन कमेटी खुद बनानी पड़ी अपने मुद्दों को आगे चलाने के लिए। अब दोज ऑफिस बेयरर्स डू नॉट रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट्स ऑफ द लॉयर। क्या अब जो नई एक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो इलेक्शन की भी डिमांड करती है जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम जैसे आपने बोला कि टाइम पूरा बार एसोसिएशन की जो है, क्योंकि वो टाइम हो चुका है। उनका टाइम खत्म हो गया है, उनको खुद ही डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम वी आर नो मोर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बार, हम इलेक्शन खुद कर लेंगे, हम वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। आप ऑफिस बेरर, आप कंफ्यूजन दो चीजों को मत करो, बार एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर को कंफ्यूज मत करो। नहीं, जब वो चेयर हैंडल कर रहे हैं तो फिलहाल तो नो मोर ऑन द चेयर, उनकी टर्म खत्म हो गई है, अप्रैल में खत्म हो गई थी। अब वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब बार एसोसिएशन जो है, जब उन्होंने 1 करोड़ की वो जो लाया था गवर्नमेंट से, तब अप्रैल के शायद बाद में लाया, पता है उसका, वो आपने अखबार, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, मुझे नहीं पता था, हमने ना मांगा था, उन्होंने किसको दलवाया किसको नहीं दिया, ये सवाल आप उनको पूछ सकते। जम्मू कश्मीर का आम शहरी है, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है वकील होने के नाते कि उसके टैक्स से मुझे पैसे दिए गए, मैं इस वजह से जवाबदेह हो गया उनके लिए एज ए वकील। वेराज वो पैसा मैंने लिया नहीं, हैंडल नहीं किया, मगर चूंकि मैं वकील हूँ, वकीलों की कम्युनिटी का मेंबर हूँ, इसलिए मैं जवाबदेह हो गया उस 1 करोड़ के लिए। उसमें हमें शर्म में डाल दिया हमारे प्रेसिडेंट ने, उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उसने की कि नहीं की, मगर जवाबदेही हर वकील की पब्लिक के लिए हो गई 1 करोड़ के बारे में, तो वो शर्म मुझे आती है उसके 1 करोड़ की।
मॉल खुल गए, सैलून खुल गए और चल रहे हैं बच्चों के लिए स्कूल बोर्ड, लेकिन आखिर क्यों एडवोकेट्स के लिए नहीं खुल रहे लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट? इसी विषय को लेकर अब एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी एकजुट हो चुकी है और प्रदर्शन भी पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट एस सी जलमेरिया साहब। जलमेरिया साहब, आपका स्वागत है। और क्या कुछ डिमांड है जिस वजह से अब प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं एडवोकेट्स? ऐसा है कि पहले लॉकडाउन हुआ जी तो सभी इंडिया बंद हो गया, तो वकीलों का भी नेचुरली हो गया। तो बाद में जब हालात थोड़े नॉर्मल होने लगे तो खुलने लगा। वकीलों को भी उम्मीद थी कि भाई ये भी इनका भी नॉर्मल काम शुरू हो जाएगा। मगर लॉकडाउन अनलॉक 5 भी हो गया तो असर ये है कि हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वकीलों के लिए वो दरवाजे सील हैं टोटली। बाकी जो जजों का स्टाफ है, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो जा सकते हैं। इवन चाय लेके भी लोग जाते हैं, पर वकील नहीं जा सकता है। ये हालत हो गई है वहाँ। ये जब हमारे नोटिस में ये चीज़ें आई, चूँकि हमें भी कई बार जाना पड़ा, तो पुलिस वाले वहाँ से रोक लेते थे। हमें बहुत बार कोर्ट के अंदर जाना होता है, जो फाइलें चल रही होती हैं उनको हमें फिज़िकली एग्जामिन करना पड़ता है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, कुछ फिर उनका जवाब देना होता है, जहाँ हमने जो किया कोई कमियां क्या है वो देखनी पड़ती है। तो इसलिए फिज़िकली भी बड़ी बार हमें फ़ाइल एग्जामिन करनी पड़ती है। मगर दैट एसेस इज़ नॉट अवेलेबल टू दी लायर्स इन द कोर्ट्स। तो ये चीज़ें जब हमने देखी, ऊपर से एक और पहलू था कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो जेलों में बंद हैं, जिनके मुकदमों में फैसले नहीं हुए हैं, उनमें शहादतें आती हैं, फिर उसके बाद फैसला होता है, बहस होती है। तो पिछले 6 महीनों से कोई शहादत किसी केस में नहीं हो रही है। जो अंदर हैं अंदर ही हैं, उनकी बेल नहीं हो सकती, चूँकि केस ही कंक्लूड नहीं हुआ कि हीनियस क्राइम्स में बंद होते हैं। तो हम किसी बेकसूर को जितना उसके जुर्म की सज़ा होती है उससे ज़्यादा उसको अंदर भी नहीं रख सकते। पर यहाँ पर हो सकता है किसी की सज़ा 3 महीने ही बनती हो, तो 6 महीने तो वो खामखा में अंदर रह गया, चूँकि उसका ट्रायल नहीं चला। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी कोर्ट। सो वी वर होपिंग, हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई यहाँ पर नॉर्मल काम शुरू हो जाएगा। पर हुआ ऐसा कि किसी ने वकीलों की बात नहीं मानी। ऊपर से आप भी हमारे साथ ही रहे हैं, हमारी आवाज़ आप पहले भी हाईलाइट करते हैं मीडिया में। हमारी एक एजिटेशन हुई थी जब ये स्टेट को तोड़ा गया था, और उन दिनों हमारी एक एजिटेशन चल रही थी। यहाँ से रजिस्ट्री जो है वो शिफ्ट हुई रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास, और हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा था तवी के पार। तो उस वक़्त 600 वकीलों ने साइन करके एक रिक्विजिशन बनाई थी और अपने प्रेसिडेंट को दी थी। तो पहले तो उन्होंने मीटिंग ही कॉल नहीं की, फिर वो मीटिंग कॉल हुई ज़ोर ज़बरदस्त। सो अल्टीमेटली उस मीटिंग में फैसला हुआ कि हम एजिटेशन में जाएंगे। मगर बाद में जो एजिटेशन को आगे बढ़ाना था, उसमें डिसऑनेस्टी आ गई हमारी लीडरशिप में भी। उस एजिटेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, और बाद में नेगोशिएशन में पता नहीं अब क्या किया, वो तो हमें बताया नहीं, अब मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। पर नतीजा ये हुआ कि वो एजिटेशन उन्होंने वापस ले ली, और हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगा दी 4 वकीलों के खिलाफ। तो डराया धमकाया वकीलों को, कंटेम्प्ट इनिशिएट कर दी। तो बार की लीडरशिप ने कहा कि जी हम उस कंटेम्प्ट को वहाँ से ख़त्म करवा देंगे। आज तक वो ना कंटेम्प्ट ख़त्म हुई और ना वो उन मसलों का कुछ हल हुआ। सो
दैट इज द बैकग्राउंड कि हमारे पुराने मुद्दे भी वहीं पे खड़े हैं और नया मुद्दा ये खड़ा हो गया कि कोर्ट के दरवाजे ही वकीलों के लिए बंद हो गए। अब मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि जो जुडिशल कंसेप्ट है जुडिशरी का, जो मॉडर्न जुडिशरी है सारी वर्ल्ड में, जुडिशरी में एक जज है, साहिबान है जिसको हम बेंच बोलते हैं, और एक बार है जो वकील है। बिना बार और बेंच के कोर्ट का कंसेप्ट ही नहीं है। लोगों ने मुकदमा अगर दायर करना है वो वकील करेंगे और वकील कोर्ट में मुकदमा ले जाएगा। सो कोर्ट्स खड़े किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन बनाया गया है हाई कोर्ट बनाने का, सुप्रीम कोर्ट बनाने का और सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाने का। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर ये अदालतें खड़ी की गई हैं। किसके लिए? जजों को तनख्वाह देने के लिए नहीं, पब्लिक को इंसाफ देने के लिए। और एक मिनट, पब्लिक को और वकीलों को आपने उनके लिए तो दरवाजे बंद कर दिए, तो फिर कौन सा इंसाफ बांट रहे हो आप अंदर बैठ के? ये क्वेश्चन हम खड़ा कर रहे हैं। इसलिए फिर जब हमें अपनी बॉडी जो हमने इलेक्ट की थी, अब तो उसकी टर्म भी हो गई है, जब वो उसने कुछ नहीं किया तो वकीलों ने एक अपनी खुद मीटिंग बुला ली। इसी पे आऊँगा जलमेरी साहब की पैंडमिक है, चलिए मान लिया कि उसके दौरान कोर्ट्स बंद भी रही जैसे बाकी चीज़ें बंद थी, लेकिन अब अनलॉक 5 तक पहुंच चुके हैं, बाकी चीज़ें भी खुल चुकी हैं, सिनेमा हॉल्स तक खुल चुके हैं, तो ऐसे में कोर्ट्स क्यों नहीं खुल रही? ये बिल्कुल वाजिब एक प्रश्न जो है वो एडवोकेट्स का है। लेकिन क्या अब इस बात के ऊपर भी बात उठ रही है कि एक तो कोर्ट बंद है, एक तो जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा, दूसरा एडवोकेट्स की लाइवलीहुड के लिए भी परेशानी कहीं ना कहीं हो चुकी है। यंग लॉयर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा होंगे जो पिछले पैंडेमिक के दौरान से अभी तक लाइवलीहुड में मुश्किल आ रही है। क्या बार की जो मौजूदा जो टीम है, क्या उसकी वर्किंग वो उनकी जो टीम है वो उस बारे में सोच रही है? लाइवलीहुड के लिए उन्होंने कुछ किया, और यदि किया है तो क्या एडवोकेट फ्रेटर्निटी सेटिस्फाई हैं उनसे जो 1 करोड़ रुपया आई भी थी, फंड लाए भी थे? देखिए, ऐसा है कि पहले मैं इसी सवाल का जवाब देता हूँ क्योंकि कहानी दूसरी भी वो हमें कैरी करनी है। यहाँ तक ये लाइवलीहुड का ये क्वेश्चन था, वकील परेशान, सारी दुनिया परेशान है, वकील भी हैं, लोगों का बिजनेस बंद हुआ तो वकीलों का तो वो तो डेली वेजर हैं, उनका तो बंद पड़ा ही हुआ है। और यंग जो वकील होते हैं उनकी वैसे ही कोई आमदनी होती नहीं है, जो केस आएंगे रोज जाएंगे तभी चलेगा, तो यंग लॉयर ज़्यादा परेशान थे। तो हमने अखबार में पढ़ा कि उस वक़्त एलजी साहब, मुर्मू साहब थे, उस वक़्त कोई 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ जी, जब वकीलों को देना है, जम्मू कश्मीर के वकीलों को, और लद्दाख में उसमें शामिल है, इनको 1 करोड़ रुपया देना है। हमें कोई पता नहीं किसको दिया गया, किसको नहीं दिया, उसका अकाउंट क्या है। एक वकील आज मेरे मगर पड़ा हुआ था, कहने लगा जी मैंने तो हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी है कि मुझे लिस्ट बताओ कि किस किस को आपने कितने पैसे दिए, तो कोई लिस्ट मुझे दे नहीं रहा है। सो दैट इज़ द पोजीशन कि किसको पैसे दिए गए, किसको नहीं दिए गए, कोई पता नहीं। और जो यंग वकील हैं वो परेशान हैं, वो कहते हैं हमें मिले नहीं। अब किसको मिले हैं? जिन्होंने दिए हैं वो लिस्ट लगा दें हाई कोर्ट के बाहर, पता लग जाएगा सबको, हमें भी लगेगा पता। मैं तो कोई पैसे मांगे नहीं है और ना मैं मांगूंगा, हमारा तो ऊपर की दया से अभी चलता है, अभी जिंदा है। जनमेर साहब, कल फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है वो ईडी ने क्वेश्चनिंग की है जेकेसी स्कैम को लेकर, और कश्मीर की पार्टियां ये आरोप लगा रही है वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जब गुपकार कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उसके बाद सरकार ने उन्हें दबाने के लिए इस तरह की इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी। तो बीजेपी हर तरह का हथकंडा अपना रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि एडवोकेट फ्रेटर्निटी की आवाज़ को दबाने के लिए भी, क्योंकि जो बार प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो क्या वो इफेक्ट भी सामने आ रहा है? देखिए, जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ये सवाल तो आप उनको पूछें। उनको उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने बीजेपी की स्पोक्समैनशिप ले ली तो उनको बार की स्पोक्समैनशिप ईमानदारी से छोड़ देनी चाहिए थी। ये सारी बार को बीजेपी के हेडक्वार्टर में ले जाना ये एक अक्लमंदी की बात नहीं है और ईमानदारी की बात भी नहीं है। पहली बात तो ये है। हम
सारे वकील किसी न किसी पार्टी के मेंबर होते हैं, मगर अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को वो बार में नहीं लाते हैं। ये आज तक ट्रेडिशन रहा है। मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। तीरथ सिंह ठाकुर हैं ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो एक बार हमारी बार के प्रेसिडेंट बन गए। उसी ज़माने में उनके बाद वालिद साहब डी ठाकुर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, GM शाह जी चीफ मिनिस्टर थे। हम GM शाह के खिलाफ एजिटेशन लड़ रहे थे कि भाई ये गवर्नमेंट जो है जानी चाहिए, ये इसमें कर्फ्यू है, ये है वो है, तो और डिफेक्शन की सरकार है, तो डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। हमने बार एसोसिएशन में एक रिक्वेजिशन लगा दी कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए। तीरथ सिंह जी प्रेसिडेंट हैं। तीरथ सिंह जी ने बिल्कुल हेसिटेट नहीं किया, उन्होंने दूसरे दिन मीटिंग बुला ली और मीटिंग में मैं ही मूवर था उसका रिक्वेजिशन का, और प्रेजाइड की मीटिंग तीरथ सिंह जी ने, और रेजोल्यूशन पास हो गया कि GM शाह की गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए, जिसमें उसके वालिद साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और वो रेजोल्यूशन पास हुआ। तीरथ सिंह जी ने साइन किया और प्रेस को कन्वे किया। तीसरे चौथे दिन वैसे ही गवर्नमेंट चली गई। वो आज तक वो उन्हीं के नाम चढ़ती है कि बेटे ने बाप के खिलाफ। सो ये रहा है बार का करैक्टर कि बेटे ने अपने बाप के खिलाफ, चूंकि वकीलों का रेजोल्यूशन था, उसको कन्वे किया। ये लेवल था बार का। और इन्होंने कहाँ उतार दिया कि बार की सारी समस्या वहीं के वहीं वो खड्डे में डाल दिए और खुद बन गए उसके स्पोक्समैन बीजेपी के, जो रूलिंग है, और बार का सत्यानाश कर दिया। एडवोकेट फ्रेटर्निटी को गुस्सा है इस चीज़ पर? बिल्कुल गुस्सा है, सभी को गुस्सा है। मुझे नहीं है, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी सीनियर हूँ, वो मैं छोटे भाई की तरह उनको ट्रीट करता हूँ, इसलिए मैं गुस्सा छोटे भाई पर नहीं प्रैक्टिस करता हूँ। मगर वकीलों को तो है गुस्सा इस बात पर कि भाई आपने धोखा दिया वकीलों को। वो बीजेपी का स्पोक्समैन बन जाता, बार से रिजाइन कर देता, मतलब प्रेसिडेंटशिप से, तो किसी को गुस्सा नहीं होना था। मगर दोनों दफ्तरों का स्पोक्समैन बनने से बार के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो गए, इसलिए गुस्सा है। खैर, अब मैं दूसरी बात पे आऊँगा। आपके सवाल का जवाब मिल गया? ठीक। सो जो हमने 15 अक्टूबर को वकीलों ने ऑन देयर ओन एक बड़ी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जो परेशानियां वकीलों को आ रही थी, उस पर काफ़ी तकरीरें वगैरह होने के बाद एक एक्शन कमेटी बनाई गई। पहले हमने रेजोल्यूशन पास किए, 8 रेजोल्यूशन है, और उसके बाद एक एक्शन कमेटी बनाई गई कि ये एक्शन कमेटी इन पर संघर्ष करे। पहले मैं मुद्दों के बारे में समझा देता हूँ, फिर हम एक्शन कमेटी की बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमने रखा है कि अदालतों के दरवाजे खोल दिए जाएं वकीलों के लिए और आम जनता के लिए। चूँकि कोर्ट को कहते हैं ओपन कोर्ट, तो वो तो क्लोज डोर है, तो क्लोज डोर कोर्ट होता ही नहीं है। सिर्फ एक केस में क्लोज डोर कोर्ट लगती है, उसमें भी वकील दोनों प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सा केस होता है? यहाँ कहीं रेप केसेस होते हैं ना, उसमें जब हम लेडी का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उसको क्लोज कोर्ट में करना पड़ता है, क्योंकि ओपन में फिर कई सवाल उल्टे सीधे खड़े होते हैं, तो उसको हम ओपन में नहीं करते। तो बाकी सारी हियरिंग ओपन होती हैं। आपका केस नहीं है, आप भी कोर्ट में, ओपन कोर्ट में जाके सुन सकते हैं कि कोर्ट में क्या हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ओपन कोर्ट। एक्सेस टू कोर्ट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी एट ऑल टाइम्स। इसको ओपन कोर्ट कहा जाता है। ये जो दरवाजे बंद करके, ये कोई कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट के नाम पे धोखा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? सो कोर्ट्स को ओपन किया जाए, दरवाजे खोले जाएं और वकीलों को अपना काम करना दिया जाए। क्योंकि वकीलों का प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है
और हमारे लिए एक एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का, उसके तहत हमें लाइसेंस मिलता है, उसी के तहत लॉ कॉलेजेस बनते हैं, उसी के तहत हमारी डिग्री आती है और उसी डिग्री से जज भी बनते हैं। इनकी कोई अलग डिग्री नहीं है जजों की, वही डिग्री से हम वकील है, वही डिग्री से वो जज है। इसलिए रोल अपना अपना है। जज ने अंपायर का रोल करना है, वकील ने एक पार्टी और दूसरी पार्टी का रोल प्ले करना है। सो सिर्फ अंपायर ही होगा और वो दो लड़ने वाली पार्टियां नहीं होंगी तो उसको कोर्ट नहीं हम कहते, उसको हम एसएचओ का दफ्तर कह देंगे, डीसी का दफ्तर कह देंगे, ओपन कोर्ट नहीं कह सकते। पहली डिमांड है ओपन दी डोर्स ऑफ द कोर्ट टू पब्लिक एंड दी लॉयर्स। दूसरी बात कि हमारी अगर हम फाइल तैयार करते हैं ना, तो फाइल अगर कोर्ट में ले जाएंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी ये फाइल हमें आप वर्चुअल मोड से भेजो, ईमेल से भेजो, हम अपना प्रिंटर पे करेंगे, इसको में कोरोना आ जाता है। दिस इज व्हाट दिस। तो हमारी फाइलों को फिर डिफेक्टिव लगते रहते हैं, क्योंकि वो प्रिंटर कभी ठीक नहीं होता है, कभी फोटो ठीक नहीं बनती है, तो वो उसमें एक परेशानी एक और। हम कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी वो एक्सेप्ट करो। कोरोना सिर्फ तुम्हें नहीं लगेगा, सारे हिंदुस्तान में लगना चाहिए, क्योंकि अब तो सिनेमा हॉल भी खुल गए। हमारी बार को कहा जाता है वकीलों की बार, शराबियों की भी एक बार ही होती है। शराबियों की बार बड़ी देर से खुली हुई है, मगर वकीलों की बार, पढ़े लिखे लोगों की बार जो है वो बंद है, उसके दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बार के दरवाजे खोलो। हमारे अगर कोर्ट में आप आ जाते ना, तो मैं आपको बिठा नहीं सकता था कहीं, क्योंकि हमारे बार पूरी के पूरे सारे 4-5 दफ्तर हैं, सारे बंद किए हुए हैं। मेरा गाउन हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, मैं उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और वहाँ लॉकर में पड़ा हुआ है। सो हमारे हार्ड कापीज एक्सेप्ट करो और बार रूम्स खोल दो। फिर हमने ये कहा है कि टिकटें नहीं मिल रही हैं, स्टाम्प नहीं मिल रही है। 10 रुपये का स्टाम्प 200-200 रुपये में बिक रहा है, चोरी चारी कहीं इधर उधर बिकता है। तो वो उधर स्टाम्प वेंडर होते हैं, उनके पास कोई स्टाम्प ना कोई टिकटें हैं। ये हालत हो गई है। हमने केस कैसे बनाने हैं विदाउट स्टाम्प। हमने कहा ये स्टाम्प टिकटें विकटें सारे वहाँ प्रोवाइड करो जैसे पहले प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रियाँ जजों से निकाल के तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास ले गए। काफ़ी देर से ब्यूरोक्रेट इस साजिश के पीछे लगे हुए थे। उनको मौका मिला जब ये स्टेट टूटी तो आगे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ हुकूमत। पहला ही काम उन्होंने ये किया कि रजिस्ट्री को अपने पास ले आए। वो गोल्ड माइन समझी होगी उन्होंने करप्शन के लिए। अब हालत ये है, जो हमें रिपोर्ट मेरी एक्शन कमेटी के पास रोज़ रिपोर्टें आती हैं, 15-20 हज़ार रुपये में वहाँ कोई स्लॉट बिकता है उसका रजिस्ट्री करवाने का। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स वहाँ हुआ है और वहाँ कुछ स्कैंडल हुए हैं। कुछ लोगों ने बाहर से ही इटी सिटी की हुई थी, तो वो स्लॉट खरीद लेते थे, फिर उसको बेचते थे। दैट रैकेट वाज गोइंग ऑन देयर। और वकीलों को तो इस कोर्ट में नहीं अंदर जाना है, उस वहाँ तो कौन जाने देगा, उधर तो अफसर बैठे हुए हैं, वकील तो परेशान है। और आम जनता जो है उनको 3-3 महीने की डेटें पड़ रही। जब जजों के पास रजिस्ट्रियाँ थी, किसी आदमी का डॉक्यूमेंट लेट नहीं होता था। आज जाता था कोर्ट में, दूसरे दिन उसको रजिस्ट्री होकर मिल जाती थी। और फिर वकील जो 1000-2000 फीस लेता होगा वो तो उसकी मेहनत थी और करप्शन जीरो थी। तो ब्यूरोक्रेट्स ने लेके लोगों को भी परेशान किया, वकीलों की भी तबाही की और सिस्टम सत्यानाश कर दिया। ये हमने ये मांग की है कि रजिस्ट्रियाँ फिर से कोर्ट में लाई जाएं, ताकि आम लोगों को भी सहूलत हो और वकीलों की भी सहूलत हो। ये जो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया है और ये जो एक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या इसमें जो बार की टीम है वो भी इसमें इंक्लूड है या वो एक्सक्लूड है? एक मिनट, अभी 2 डिमांडें मैं और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक हमने ये कहा है कि कंज्यूमर कोड था, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, जम्मू कश्मीर का था। उसके तहत कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम बने हुए थे। वो एक्ट ख़त्म किया इन्होंने, सेंटर का लाया और
उसके बाद एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट डिमांड है, वो ये है कि एडवोकेट्स एक्ट के तहत बार काउंसिल होती है, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और फिर स्टेट बार काउंसिल्स होती हैं, यूनियन टेरिटरी के बार नहीं, बार काउंसिल अलग चीज़ है, बार एसोसिएशन अलग चीज़ है। एसोसिएशन तो हम वैसे बना लें, बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, उसके लिए चुनाव होते हैं। हमारी बार काउंसिल ही पहले नहीं बनती थी, हमें लाइसेंस बनाने के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने दिल्ली से बनवाया था, कोई चंडीगढ़ से बनवाते थे एडवोकेट का लाइसेंस। सो फिर रिटें विटें करके हमने बार काउंसिल बनवाई जम्मू कश्मीर की, मगर उसकी इलेक्शन नहीं अब करवा रहे। उसके इंचार्ज जज हैं हाई कोर्ट के जज, वकील हम, वो जज हैं, लीडर हमारे वो हो गए। हमने कब से डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप हमारी बार काउंसिल हमें वापस दो, आपके पास हमने कस्टडी में रखी थी, अब ज़्यादा देर हम नहीं रखेंगे, इसको हमें वापस दो, हमारे इलेक्शन हो और हम अपना लीडर चुनेंगे। मगर दैट अभी हमने इसमें वो डिमांड भी रखी है कि बार काउंसिल के इलेक्शन फौरी तौर पर करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है हाई कोर्ट को कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ, मगर ये सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं कर रहे। अब हमें सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लगानी पड़ेगी और क्या करेंगे। तो ये मैंने चार्टर ऑफ डिमांड थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर दिया। इन मुद्दों को लेकर के एक्शन कमेटी जो है वो लड़ रही है, और भी मुद्दे आ सकते हैं, मगर फिलहाल हमने ये मुद्दे उठाए। बार एसोसिएशन के मेंबर्स इसमें इंक्लूड हैं या वो एक्सक्लूड हैं? ऑल ऑफ अस आर मेंबर्स ऑफ द बार एसोसिएशन। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो जॉइंट एक्शन कमेटी अभी तैयार की गई है। नहीं, किसके? ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स 8 आपने बताई है, इसमें सभी बार के तो मेंबर हैं। ओके, आप कौन से मेंबरों की बात कर रहे हो? आप एसोसिएशन, बार एसोसिएशन? नहीं, आप मेंबरों की बात कर रहे हो या ऑफिस बेरर्स की? ऑफिस बेरर्स। ओ, दे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द बार एसोसिएशन। ऑफिस बेरर बाद में बनेंगे ना। नहीं, जब बार एसोसिएशन है तो एक अलग से एक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की क्या जरूरत है? इसलिए हमें बनानी पड़ी कि वो जो चुने थे हमने, उन्होंने काम नहीं किया, वो जाकर के मिल गए, उन्होंने मिल मिला करके तबाही करवाई ना बार की। बार के जो दफ्तर बंद हुए हैं वो उन्होंने करवाए हैं, जो रजिस्ट्रियां उधर गई इधर नहीं आई वो उन्होंने करवाया सारा फैसला। उन्होंने तो सत्यानाश किया वकीलों का, इसलिए उनको अब नए सिरे से लीडर बनाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। दे हैव बीन डिस्कार्डेड। इसीलिए वकीलों को अपनी एक्शन कमेटी खुद बनानी पड़ी अपने मुद्दों को आगे चलाने के लिए। अब दोज ऑफिस बेरर्स डू नॉट रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट्स ऑफ द लॉयर्स। ये बात है। अब क्लियर हो गया आपका सवाल? बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अब जो नई एक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो इलेक्शन की भी डिमांड करती है जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम जैसे आपने बोला कि टाइम पूरा इलेक्शन बार एसोसिएशन की जो है, क्योंकि वो टाइम हो चुका है। उनका टाइम खत्म हो गया है, उनको खुद ही डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम वी आर नो मोर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बार। हम इलेक्शन खुद कर लेंगे। वाई दे आर होल्डिंग ऑन? हम उनके बारे में आप मुझे वैसे ही सवाल मत पूछो, मैं उनकी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई फाइट नहीं, केस फाइट नहीं। मैं इसीलिए बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी को क्या बिना बार एसोसिएशन कमेटी नहीं, एक्शन कमेटी, लायर्स एक्शन कमेटी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बार एसोसिएशन के सपोर्ट के बिना क्या फाइट जो है वो? अरे एसोसिएशन, हम वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। आप ऑफिस बेरर, आप कंफ्यूजन दो चीजों को मत करो जी। बार एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर को कंफ्यूज मत करो। नहीं, जब वो चेयर हैंडल कर रहे हैं तो फिलहाल तो नो मोर ऑन द चेयर, उनकी टर्म खत्म हो गई है, अप्रैल में खत्म हो गई थी। अब वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब बार एसोसिएशन जो है, जब उन्होंने 1 करोड़ की वो जो लाया था गवर्नमेंट से, तब अप्रैल के शायद बाद में नहीं पता है उसका, वो आपने अखबार, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, मुझे नहीं पता था, हमने ना मांगा था, उन्होंने किसको दलवाया किसको नहीं दिया, ये सवाल आप उनको पूछ सकते हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। और मैं ना उस 1 करोड़ के बारे में बादड़ हूँ। हाँ, मुझे अगर परेशानी उस 1 करोड़ की है तो इस वजह से ज़रूर है कि जो मेरी इस जम्मू कश्मीर का आम शहरी है वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है वकील होने के नाते कि
उसके टैक्स से मुझे पैसे दिए गए, मैं इस वजह से जवाबदेह हो गया उनके लिए एज ए वकील। वेराज वो पैसा मैंने लिया नहीं, हैंडल नहीं किया, मगर चूंकि मैं वकील हूँ, वकीलों की कम्युनिटी का मेंबर हूँ, इसलिए मैं जवाबदेह हो गया उस 1 करोड़ के लिए। उसमें हमें शर्म में डाल दिया हमारे प्रेसिडेंट ने, उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उसने की कि नहीं की, मगर जवाबदेही हर वकील की पब्लिक के लिए हो गई 1 करोड़ के बारे में। तो वो शर्म मुझे आती है उस 1 करोड़ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे सीनियर एडवोकेट एस सी जलमेरिया साहब, जो साफ तौर से इनके इंप्रेशन से, इनके जो बॉडी लैंग्वेज से हमें इतना ज़रूर दिखा कि कहीं ना कहीं बार मेंबर्स जो है वो गुस्सा ज़रूर है, खफा ज़रूर है सरकार की अनदेखियों की वजह से, जिससे एडवोकेट फ्रेटर्निटी जो है वो बिल्कुल पिछड़ कर रह चुकी है। और उसके लिए एक जो आरोप और एक दोषी जो है वो कहीं कि बार एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर्स है उनको भी ठहरा जा रहा है। और अब एक एक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो कि सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल चुकी है, क्योंकि एक चार्टर ऑफ डिमांड जो तैयार किया गया है उस डिमांड के लिए एक फाइट जो है वो एडवोकेट फ्रेटर्निटी अपने दम पर लड़ने